Hello student, this is Anjume from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the internal sources of recruitment कि भर्ती के आंतरिक स्रोत क्या है, कि कहाँ कब हम अपनी भर्ती अपनी संस्था के अंदर से ही कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि भर्ती के बाहरी स्रोत कौन से हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं जहाँ से हम अपनी संस्था के लिए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ पर 11 सोर्सेज दिए हुए हैं जहाँ से आप बाहर से एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट। लेकिन उनमें से अगर हम 7 भी करते हैं तो हमारे लिए एनफ हो जाते हैं। तो हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सीधी भर्ती। कि कई बार कि हमारी संस्था क्या करती है, अपनी फैक्ट्री गेट पर ही वेकेंट पोस्ट लिख देती है। तो जो एम्प्लॉयज़ उस जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर जॉब को ले लेते हैं। लेकिन ऐसी जो रिक्रूटमेंट होती है ना, वो हमेशा अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होती है, जो हमारे दिहाड़ी पर मजदूर होते हैं, डेली वेजेस जिन्हें हम लेबर कहते हैं, उनके लिए ऐसी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर हम करते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं? देखो, कैजुअल कॉलर होते हैं कि कई बार जो बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनके यहाँ पर कई टैलेंटेड एप्लीकेंट्स टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा कर रखते हैं, और लेकिन उनको नीड नहीं होती उस टाइम। तो ये उन टैलेंटेड एप्लीकेंट जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज़ मतलब पर्सन्स आए हैं जॉब के लिए, उन पर्सन्स की एप्लीकेशंस को क्या करती हैं, अपने पास रख लेती हैं। और जब कभी उन्हें नीड होती है तो ये उन पर्सन्स को कॉल करते हैं और उनको रिक्रूट कर लेते हैं। तो पहला हमारा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और सेकंड हमारा है कैजुअल कॉलर। थर्ड हमारा है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है कि आजकल आपने पता होगा कि न्यूज़पेपर हमारे जो होते हैं उस पर लिखा होता है कि अपॉइंटेड आवश्यकता है, या फिर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ हर जगह कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, वहाँ पर हम ऐड निकाल देते हैं कि हमें इतने पर्सन्स की नीड है और हमें इस क्वालिफ़िकेशन का, इतनी सैलरी का, इस एक्सपीरियंस का हमें ये पर्सन चाहिए। तो जो भी पर्सन्स की क्वालिफ़िकेशन उनसे मैच करती है वो पर्सन क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी जॉब को ले लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। तो जो पर्सन्स हमारे, जैसे अब आप लोग इस बार +2 कर लोगे तो आप लोग भी अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, और जैसे जैसे आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन इंक्रीज़ होती रहेगी आप अपना नेम उसमें रिन्यू करवा सकते हैं। तो जिन भी पर्सन्स को हमारे लिए मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सन्स की नीड होती है, कई बार वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर से भी नेम ले लेते हैं कि कितने पर्सन्स यहाँ पर जो हैं, जो जॉब के लिए जॉब सीकर्स हैं, तो वो उनको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन होती है कि कई बार हमारे जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इकट्ठे तो कई बार उनके रिलेशंस बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जब कभी संस्था में किसी नए एम्प्लॉयज़ की नीड होती है तो वो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को कह देते हैं कि हमें पर्सन्स की ज़रूरत है, तो जिन पर्सन्स को वो रिकमेंड करते हैं उनको वो अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है टेलीकास्टिंग। आज कई बार टीवी में आपने प्रसारण देखा भी होगा, लिखा हुआ आता है कि हमें यहाँ पर 5 लड़कों की ज़रूरत है, 10 लड़कों की ज़रूरत है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, कई बार एक्सपीरियंस, सैलरी सब कुछ अपना मेंशन करके टीवी में इसे प्रसारित कर देते हैं, जिससे हम जॉब हम दे सकते हैं। उसके बाद आती है वेब पब्लिकेशन। वेब पब्लिकेशन हमारी आती है कि आजकल इंटरनेट के जरिए भी बहुत सारी जॉब दी जा रही है।
देखिए बेटा, naukri.com, www.clickjob.com, बहुत सारी हमारी ऐसी साइट्स बनी हुई हैं जहाँ पर लोग जिनको जॉब चाहिए वो भी, और जिनको जॉब के लिए पर्सन्स चाहिए वो लोग उसमें से अपना नेम डालती रहती हैं, और जिनको नीड होती है वो उनको कॉल करके इनवाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जब हम अपनी संस्था में बाहर से भी एम्प्लॉयज़ को ले सकते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ लेते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट या क्या लॉसेज है। कल तो हमने किया था कि हमने इंटरनल से क्या, देखो जो हमारे इंटरनल के बेनिफिट्स थे वो हमारे एक्सटर्नल के क्या हो जाएंगे, डीमेरिट, और जो हमारे इंटरनल के डीमेरिट से वो एक्सटर्नल के क्या हो जाएंगे, मेरिट। देखो, अब एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर आप एम्प्लॉयज़ लेते हो तो सबसे पहले तो क्वालिफाइड पर्सनल की जो हमारी संस्था के बाहर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, हम उनको अपनी संस्था में एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड इज अ वाइडर चॉइस, का मतलब आपके पास इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, बहुत सारी चॉइस है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी संस्था के लिए उनमें से कौन से टैलेंटेड पर्सन है, तो आप उनको ले सकते हैं। थर्ड इज अ फ्रेश टैलेंट, का मतलब होता है, देखो बेटा, जो हमारे न्यू जनरेशन आती है वो हमेशा कुछ नया सीख कर आती है, और अगर हम अपनी संस्था में नए एम्प्लॉयज़ को लेते हैं तो हमारी संस्था में फ्रेश टैलेंट आता है। कॉम्पिटिटिव सेपरेट, का मतलब होता है जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो इसी लगे थे, आलसी नहीं बनते, उनको पता होता है कि हमारी संस्था में तो बाहर से भी एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ को लिया जा सकता है, तो वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखते हैं, तो जिससे, क्योंकि इससे हमारी कॉम्पिटिशन की भावना बनी रहती है। और फिफ्थ पॉइंट, लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, का मतलब है कि इसमें हमारे कोई मैनेजर्स कोई भी अपनी पक्षपात नहीं कर सकते, बायस नहीं कर सकते, जो पर्सन एफिशिएंट होगा उसको ही जॉब प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है, देखो बेटा, कि डिससेटिस्फेक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, कई बार हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ होती हैं उन पर ट्रस्ट हो जाता है हमारी संस्था को, लेकिन अगर वो बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं आपके यहाँ कई सालों से, लेकिन आप उसको प्रमोशन नहीं मिल रही, अब आप उनको जॉब पर नहीं ले रहे, तो इससे कई बार उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन की भावना भी आ जाती है। सबसे बड़ी इसकी कमी एक ये है कि बेटा, कि अगर हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन करना कोई आसान बात नहीं होती, सिलेक्शन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, तो इसमें हमारी बहुत लेंथी टाइम भी लगता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि हमें जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको बड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो इससे हमें बड़ा कॉस्ट भी पड़ता है। और फोर्थ पॉइंट है कि कई बार अगर हमारे से रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि संस्था में बार बार एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना कोई आसान बात तो नहीं है, और अगर आपने एक बार संस्था में किसी रॉन्ग एम्प्लॉयज़ को ले लिया तो उसका नुकसान पूरी संस्था को उठाना पड़ता है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, का मतलब होता है कि कई बार when the employees are convinced that they will not be in a पोजीशन टू गेट एनी प्रमोशन इन फ्यूचर, जैसे पता हो कि संस्था में आपको कभी प्रमोशन तो नहीं मिलने वाली, तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो इससे हमारी संस्था की लेबर टर्नओवर बढ़ जाती है। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि लेबर जल्दी जल्दी छोड़कर चली जाती है, लेकिन बेटा अगर हमारी संस्था लेबर जितनी पुरानी होगी उनको संस्था के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी लेबर टर्नओवर बढ़ जाती है, जो कि संस्था के लिए बड़ा नुकसान का प्रोसेस है। देखो बेटा, ये हमारा पूरा चैप्टर था रिक्रूटमेंट का, जिसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल और उनके सोर्सेज और उनकी मेरिट डिमेरिट की है। आपको पता है कि हमारा टेस्ट है 22 को बिजनेस स्टडी का, जिसमें आपका सिलेबस है ऑर्गेनाइजिंग। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इम्पॉर्टेंस और इसके फीचर्स करेंगे, और आज आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी करेंगे, तो आप साथ साथ रिवाइज करिए इसे। और